औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट जो है डेरिडा की डिकन्स्ट्रक्शन का डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसको जितना भी लंबा हम प्रोलॉन्ग करते जाएंगे ये उतने ही लेक्चर्स बनते जाएंगे, जितना मर्ज़ी इसको आप बढ़ा लें इसका कोई एंड नहीं है। तो इसलिए 70 के करीब जो है डेरिडा ने बुक्स लिखी हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना मुश्किल हो जाता है फिर उसके साथ जो है वो इसको कम्प्लीटली जो है डिफ़ाइन करना। बट ये है कि जितना ज़्यादा डिफ़ाइन कर सकता था मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हों, कोई क्वेश्चंस हों, तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट किसी और चीज़ की तरफ मूव करेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि कई और चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लें। तो इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड, वो स्टूडेंट्स ने कहा कि उसको जो है उसके ऊपर लेक्चर देते हैं, तो आई ट्राई टू रीड इट आउट एंड ट्रांसलेट इट, और मैं आपको थोड़ा बहुत उसकी जो है डिटेल्स बता दूंगा उसमें। तो डेरिडा जो है, इसमें आप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जहन में रखिए कि डेरिडा की मुख्तलिफ जो राइटर्स ने भी जो बुक्स लिखी हैं और डेरिडा की अपनी कोटेशंस जो हैं जो उसकी बुक्स में हैं, तो डिकन्स्ट्रक्शन को पहले मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ। तो डेरिडा की जो कोटेशंस जो उसने आप कहीं से भी मिलती हैं आपको, या कोई भी जो डेरिडा के अल्फाज हैं, अब पहली बात तो ये कि ट्रांसलेटेड है देमसेल्व्स फ्रॉम फ्रेंच से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए हैं। समझने के लिए आपको ज़ाहिर है एक सेकंड लैंग्वेज में जब चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ अपने लेक्चर्स में कि सेकंड लैंग्वेज में जब कोई चीज़ ट्रांसलेट होती है तो एग्जैक्टली वो मीनिंग नहीं रह जाता उसका जो कि मीनिंग था या होना चाहिए था। तो उसमें अब ये देखें कि यहाँ पे एक जगह पे एक कोटेशन है डेरिडा की कि बी अलर्ट टू दीज इनविजिबल कोटेशन मार्क्स इवन विद इन अ वर्ड। अब यहाँ पे देखें कि वो कहता है कि इनविजिबल कोटेशन मार्क्स को जो है वो आप उसके लिए अलर्ट रहें। इनविजिबल कोटेशन मार्क्स, एक तो कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास जो आप लिखते हैं कहीं भी, तो कोटेशन मार्क्स या कोई भी कोटेशन मार्क्स जो भी हैं, तो वो कहता है कि उनके लिए आप अलर्ट रहें उनमें। तो इवन विद इन अ वर्ड, अब अमेरिका में जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास रखते हैं। मैं अपने रिसर्च मेथडोलॉजी का जो लेक्चर है उसमें मैं बता चुका हूँ कि डबल कहाँ लगते हैं, सिंगल कहाँ लगते हैं कोटेशन मार्क, तो किस तरह से उसकी जो है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आप रिसर्च मेथडोलॉजी वाला जो मेरा लेक्चर है वो जाके सुन लें। इनविजिबल कोटेशन मार्क्स इवन विद इन अ वर्ड, अब विद इन अ वर्ड जो है कोटेशन मार्क्स कैसे होंगे, तो यानी कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप जब डेरिडा से जाके पूछेंगे, ये स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लेक्चर में मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि आप डेरिडा से जाके पूछेंगे तो वो आपको मज़ीद सिग्निफायर्स दे देगा, और सिग्निफायर्स के अपने सिग्निफाइड्स होंगे, तो आप किस कंक्लूजन पर पहुँचेंगे, इट्स इम्पॉसिबल टू रीच फाइनल कंक्लूजन जो आपको ये है कि जहाँ तक आप मीनिंग्स फाइंड आउट कर सकें, कंप्लीट मीनिंग्स फाइंड आउट कर सकें, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट दैम। तो इन कोटेशंस को आप अगर जहन में रखेंगे तो आप इनको कहीं ना कहीं जो है वो कोट कर सकते हैं, या आप इनको जो है वो याद रख सकते हैं, और इनके ऊपर जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट दैम। दूसरा सेंटेंस जो है, वन कुड स्पेंड ईयर्स ऑन दिस सेंटेंस, तो एक कई साल जो है एक सेंटेंस के ऊपर, कौन सा सेंटेंस, किस सेंटेंस की बात की है, इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड ऑन दिस सेंटेंस। दिस सेंटेंस कौन सा सेंटेंस, डेरिडा का अपना सेंटेंस या किसी और राइटर ने जो लिखा हुआ है उसका सेंटेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप पिछले लेक्चर्स में सुन लीजिए। अब तीसरी जगह पे, एक जगह पे वो कहता है कि आई लव दिस नेम डेरिडा विच इज़ नॉट माइन ऑफ कोर्स। अब इसका नाम क्या है, जैक डेरिडा। डेरिडा मोस्ट प्रोबेबली फैमिली नेम होगा। तो कहता है कि मेरा नाम नहीं है ये, मैं आई लव दिस नेम which is not mine of course. The only possibility of living a name is that it is not yours. वो कहता है कि जो पॉसिबिलिटी है एक नाम को मोहब्बत करने की, नाम को पसंद करने की, उसी वक्त निकल सकती है, उसी वक्त राइज होती है जब आपका नाम वो अपना नाम ना हो, किसी और का नाम हो। Maybe. Derrida suggests that there is no writing and no memory without mechanical repetition. तो डेरिडा ये बात करता है कि कोई राइटिंग, कोई मेमोरी ऐसी नहीं है जो कि मैकेनिकल रेपिटेशन के ऊपर जो है वो बेस ना करती हो। जब आप कोई राइटिंग करते हैं, कोई कुछ भी आप लिखने लगते हैं, तो आप अपनी मेमोरी को जहन में इनके आप लेके आते हैं, पहले उस मेमोरी को आप रिकॉल करते हैं, और उसके बाद मैकेनिकल रिपिटेशन से आप उसको फिर रिपीट करते हैं उस चीज़ को व्हेन यू आर राइटिंग डाउन समथिंग।
और इसी तरह से जब आप कोई भी चीज़ जो है वो मेमोरी भी जब आप किसी चीज़ को यानी कि आप रिकॉल करते हैं तो वो भी ऑब्वियसली मैकेनिकल रेपिटेशन है। आप जिस तरह से कंप्यूटर में आप कोई चीज़ मेमोरी में फीड कर दी है तो आप उसको रिकॉल करते हैं और वो वैसी की वैसी आ जाती है। तो मेमोरी जो है वो भी मैकेनिकल रेपिटेशन के तौर पे उसने यूज़ किया। और फिर आगे क्या लगाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो है वो कहता है द मशीन इज़ डेथ, द ओरिजिन ऑफ मशीन इज़ द रिलेशन टू डेथ। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मतलब क्या है, ही इज़ नॉट डिफाइंड दैट। वो कहता है मशीन जो ओरिजिन ऑफ मशीन जो है इज़ द रिलेशन टू डेथ, द मशीन इज़ डेथ। मशीन किस तरह से डेथ है, बिकॉज इट्स नॉट अलाइव, मे बी ऑटोमेटिक है, समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ डेड इन अ सेंस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि उसने डेथ का कहा हो कि मशीन इज़ डेथ। तो कोटेशंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग है चीज़ें, मगर ये है कि समझने में आसानी हो कि एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आई वंडर इफ वन कैन स्टिल बी ऑल टुगेदर अ राइटर और अ फिलोसोफर। नो डाउट आई एम नाइदर वन नॉर द अदर। वो कहता है कि मैं हैरान होता हूँ कि कोई बंदा जो है वो एक राइटर और फिलोसोफर एट द सेम टाइम हो सकता है। फिलोसोफर ऑब्वियसली राइटर भी होगा क्योंकि वो लिखेगा तो फिलोसफी उसकी जो ऑब्वियसली या बोल के बताई जा सकती है। अब बोलने की बात जहाँ तक आ सकती है तो राइटिंग जो है वो मैं अपने साइकोएनालिसिस के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि राइटिंग इज़ अ स्पीच रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स और ब्लैक मार्क्स। तो राइटिंग क्या है, ब्लैक मार्क्स से सिम्बल्स की फॉर्म में आपने स्पीच को रिकॉर्ड कर लिया। जिस वक्त ये ऑब्वियसली जो ये आप चल रही हैं वीडियोस वगैरह ये नहीं थी तो उस वक्त राइटिंग जो है वो इसी तरह से चलती थी कि राइटिंग में आप जो है स्पीच को किसी की रिकॉर्ड कर लेते थे। तो कहते हैं कि आई वंडर इफ वन कैन स्टिल बी ऑल टुगेदर राइटर और फिलोसोफर। नो डाउट आई एम नाइदर वन नॉर द अदर। वो कहते हैं ना मैं राइटर हूँ ना फिलोसोफर हूँ। अब कहने वाले इसको राइटर और फिलोसोफर कह रहे हैं। राइटर तो है ही है ऑब्वियसली बिकॉज ही इज रिटन समथिंग, इन दैट सेंस ही इज अ राइटर। एंड द सेम टाइम फिलोसोफर और क्रिटिक्स में मैं फ़र्क बता चुका हूँ अपनी पुराने लेक्चर्स में, आप वो सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो फिलोसफी इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी विच बेसिकली डील्स विद लॉजिक एंड रीज़न। तो डेरिडा जो है वो बात करता है, अब रीज़न देता है नहीं देता है, कौन क्या उसको हम फिलोसफर्स की उसमें ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं उसकी डिटेल्स में, तो ये अलग से जो है इसके ऊपर डिबेट हो जाएगी फिर। अब यहाँ पे आप देखें कि वो कहता है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेरिडा यूजेस दैट वर्ड responsible readings and irresponsible readings। तो एक तो कहता है कि responsible readings होती हैं और एक होती हैं irresponsible readings। कि आप जो है वो कैजुअल कोई चीज़ पढ़ते हैं तो और मीनिंग्स निकलेंगे, जब आप डिटेल्ड पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पढ़ेंगे उसको गौर से पढ़ेंगे तो मे भी हो सकता है कि उसका ये मतलब हो कि रीडिंग्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और इररिस्पॉन्सिबल रीडिंग्स की बात करता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल इक्विवोकेशन इटसेल्फ। वो कहता है कि इक्विवोकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। इक्विवोकेशन क्या होती है? इक्विवोकेशन इज द यूज ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज टू कंसील द ट्रूथ। वो कहता है जब आप सच छुपाने के लिए एम्बिगुअस लैंग्वेज का ज़ूमानी बात का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं मगर आप जो है वो आयरॉनिकल भी हो सकती हैं ज़ूमानी बातें, या वो कि उससे दो मीनिंग डबल मीनिंग्स या मोर देन टू मीनिंग्स से निकल रहे हैं किसी चीज़ के। तो जब आपको अपनी बात छुपाने के लिए, मसलन एक इसमें एक बुज़ुर्ग थे तो वो पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी, तो उनके पास आए, पुलिस ने उनकी शक्ल नहीं देखी हुई थी तो उनको कहा कि आपने फ़लाँ बंदे को देखा है? तो वो 2 कदम पीछे हटे और उन्होंने कहा हाँ अभी यहीं पे खड़ा हुआ था, अभी यहीं पे था वो। तो यानी कि झूठ भी नहीं बोला। इसको तौरिया का वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए अरबिक में या उर्दू में, मगर ये जो इंग्लिश है इसमें ऑब्वियसली एम्बिग्विटी या एम्बिगुअस रिमार्क्स जो है आप उसे कह सकते हैं। दूसरी जो है वो उसमें क्या है, प्रिवेरिकेशन। तो प्रिवेरिकेशन क्या है? टू अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ और सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक। प्रिवेरिकेट कि आप या तो सच ना बताएं या फिर एग्जैक्टली वो चीज़ ना कहें जो आप सोच रहे हैं। इक्विवोकेशन जो है, इन इक्विवोकेशन कॉलिंग टू डिफरेंट थिंग्स बाय द सेम नेम, एक ये भी मीनिंग है इसका।
is an informal fallacy resulting from the use of particular word expression in multiple senses within an argument. तो कहता है कि एक आर्ग्यूमेंट में एक वर्ड या कोई एक्सप्रेशन आप यूज़ करें जिसके कई मीनिंग्स निकल सकते हैं, मल्टीपल सेंसेस में यूज़ किया जा सकता हो, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्बिग्विटी दैट stems from a phrase having two or more distinct meanings, not from the grammar or structure of the sentence. Grammar और structure की वजह से नहीं, sentence की वजह से मिल रहा है वो meaning, बल्कि वो कहता है कि दो या दो से ज़्यादा meanings जो हैं उसके वो निकल रहे हैं expression या word की वजह से. तो वो कहता है, साथ ही वो explain करता है कि equivocation is a syllogism. Syllogism क्या है कि आप जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ मोस्ट प्रोबेबली इसको, कि एक चीज़ आप डिफ़ाइन करें फिर दूसरी चीज़ डिफ़ाइन करें और फिर उसको दोनों का कंपैरिजन बहुत सारी जगहों पे स्टूपिड भी होता है. मसलन all animals have 4 legs, cat has 4 legs, that's why cat is an animal. अब यहाँ पे तो ये ऑब्वियसली ठीक हो गई बात. तो अब इसको जो है वो जो इसका प्ले है नेस्को का, as far as I remember, राइनोसरस, उसमें उसने इस तरह से कहा कि इसका मजाक उड़ाया सिलोजिज्म्स का, कि आप कोई भी बात कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जो है ना मसलन कोई मजाक उड़ाने वाली सेंस में कि अगर फॉर एग्जांपल एक कैट की 3 लेग्स हैं तो विल इट नॉट बी अ कैट दैन, विल इट नॉट बी एन एनिमल दैन. तो इस तरह की सेंस में तो क्वेश्चंस जो हैं, अब यहाँ पे इसका जो सिलोजिज्म का ये इक्विवोकेशन की एक एग्जांपल दी गई है वो क्या है, सिंस ओनली मैन, अब यहाँ ब्रैकेट्स में ह्यूमन, अब मैन जो है मैन ह्यूमन की सेंस में भी आता है, ह्यूमन बींग्स, मैन इज मॉर्टल. यहाँ पे मैन मर्द की सेंस में नहीं आ रहा, ह्यूमन बीइंग के सेंस में आ रहा है. सिंस ओनली मैन ह्यूमन इज रैशनल, वो कहता है सिंस क्योंकि सिर्फ मैन जो है वो रैशनल है, एंड नो वुमन इज अ मैन, यानी कि अब यहाँ पे जो है मैन वो मेल की सेंस में आ रहा है, वुमेन के साथ जो है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में जाएंगे सेकंड सेंटेंस में. तो कहता है कि नो वुमन इज अ मैन, और कोई औरत जो है वो मैन नहीं है, देयरफॉर नो वुमन इज रैशनल. वो कहता है कि इसलिए कोई वुमेन जो है वो रैशनल नहीं हो सकती. ये सिलोजिज्म का मजाक काइंड ऑफ उड़ाया गया है कि आप किसी डिफरेंट सेंस में ले जाएं उस चीज़ को. इक्विवोकेशन की एग्जांपल मैंने दी है. He does not argue that text means different things to different people, therefore any reading is valid as any other. वो कहता है कि ये आर्ग्यू नहीं करता कि कोई भी बंदा जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट के डिफरेंट मीनिंग्स डिफरेंट लोगों के लिए हो सकते हैं, कि एक बंदा कोई और मीनिंग दे रहा है टेक्स्ट का, दूसरा कोई और मीनिंग दे रहा है, तो हर मीनिंग वैलिड है. वो कहता है ये बात नहीं कर रहा है वो कि हर रीडिंग वैलिड होगी. In his essay, he is insistent that there are good and bad ways of readings. वो कहता है कि रीडिंग के गुड और बैड वेज हो सकते हैं. एक ही रीडिंग को आप अच्छे तरीक़ों से भी रीड कर सकते हैं और बैड तरीक़ों से भी रीड कर सकते हैं, यानी कि उसका फ़नी सेंस में, उसको मजाक उड़ाने की सेंस में भी आप लेके जा सकते हैं, यानी कि और किसी भी सेंस में लेके जा सकते हैं. जिस तरह से हैमलेट जो है उसके अंदर मैंने डिफरेंट जो है उसकी रिप्रेजेंटेशंस देखी हैं फ्रॉम एक कैनेथ ब्रानर की रिप्रेजेंटेशन है हैमलेट की. तो इसी तरह से जब मैं इंग्लैंड गया था तो वहाँ पे भी मैंने उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी थी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, रॉयल शेक्सपियरियन थिएटर में. तो मेल गिब्सन की भी है. तो डिफरेंट जो है इसके रिप्रेजेंटेशंस हैं. तो अगर आप डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे या डिफरेंट जो है उसके वर्जन्स देखेंगे मैकबेथ या हैमलेट के, तो आपको पता लगेगा कि एक ही डायलॉग को कितने डिफरेंट तरीक़ों से बोला जा रहा है. से फॉर एग्जांपल हैमलेट के अंदर जो पोलोनियस है वो हैमलेट के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि ही इज़ फार गॉन. वो प्रिटेंड कर रहा होता है हैमलेट मैडनेस, तो उस पर वो कहता है कि इज़ फार गॉन, कि बहुत दूर निकल गया है, ये पागल हो गया है. तो वो एक काइंड ऑफ, अब ही इज़ फार गॉन में कोई इमोशंस आपको नहीं बताए गए कि आपने कैसे उसको प्रोनाउंस करना है. तो वहाँ पे वो कहता है कि इज़ फार गॉन, पागल हो गया बेचारा इस सेंस में. और जब इसी का वर्जन मैंने स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में देखा तो वहाँ पे वो बड़ा हंस के जो है अपने आप से बात करता है कि ही इज़ फार गॉन, मीन्स के ही इज़ गॉन मैड. तो इस सेंस में तो यानी कि उसको
शहजादे को जो है वो इम्पोर्टेंस दिखाया कि नहीं दे रहा वो पोलोनियस वहाँ पे। यहाँ पे दिखाया है कि ही इज़ काइंड ऑफ हैविंग फीलिंग पिटी फॉर द पर्सन, फॉर हेमलेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से होता। There are two rules. There are two principles of reading. वो कहते हैं दो principles हैं reading के. The reading of a text will involve taking account of as much of a text as possible. वो कहते हैं रीडिंग को, जो टेक्स्ट की रीडिंग होती है उसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितनी भी ज़्यादा टेक्स्ट आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं वो आप as much as possible आप उसको जो है वो टेक्स्ट को you must take into consideration. In other words, don't miss bits out. वो कहता है कि other words में यही बात इस तरह से कही जानी चाहिए कि छोटे छोटे जो उसके पैसेजेस हैं कुछ भी आपने मिस नहीं करना बीच में से। आपने हर चीज़ को, हर वर्ड को, हर सेंटेंस को इम्पोर्टेंस देनी है। Simply because they do not fit your reading. वो कहता है सिर्फ इसलिए उनको मिस ना कर दें कि आपकी रीडिंग जो है उसमें वो फिट नहीं आ रहे, यानी कि आप किसी टेक्स्ट को किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी डिफरेंट वे में देख रहे हैं, तो जो चीज़ें आपकी रीडिंग में इंपॉर्टेंट आपको नहीं लग रही, जो आपकी रीडिंग के हिसाब से वो आपके लिए समझने के इंपॉर्टेंट नहीं आपको लगी, तो वो कहता है कि उनको भी आपने मिस नहीं करना। If you come across a passage that does not fit your reading, then throw the reading out. वो कहता है कि अगर आप कोई ऐसा पैसेज आ जाता है जो आपकी रीडिंग में फिट नहीं आ रहा, तो रीडिंग को थ्रो कर दें, उसको फेंक दें। अब यहाँ पे क्या थ्रो से क्या मुराद है कि आप उस रीडिंग को छोड़ दें, ना पढ़ें, क्या मतलब है? It has not been defined. Again, every text comes with a baggage of previous commentaries. वो कहता है कि जितनी भी टेक्स्ट्स हैं उनके ऊपर पहले कमेंट्रीज हो चुकी हैं, उनके ऊपर पहले क्रिटिसिज्म लिखा जा चुका है, तो हर टेक्स्ट जो है वो कमेंट्रीज के हिसाब से आएगी। यानी कि कोई भी टेक्स्ट जो है उसके साथ जो है क्रिटिसिज्म भी मौजूद होगा, या बहुत ही रिसेंट होगी तो उसके ऊपर कोई किसी ने कुछ नहीं लिखा तो आप लिख देंगे, अदरवाइज वो कहता है। अब यहाँ पे उसका मतलब ये है कि every text comes with a baggage of previous commentaries. There is a kind of shared pre-understanding of what the text is about. वो कहता है एक shared pre-understanding है, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने शेयर करते हैं एक ही पॉइंट को कि टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में है। However, if you read a text carefully, Derrida argues, it is a kind of wager risk that Derrida makes. If you read a text really carefully, you will find that there are details there that they may be hidden away. वो कहता है कि अगर आप जो है एक टेक्स्ट को केयरफुली रीड करें, तो वो कहता है एक रिस्क की तरह है, एक रिस्क ले रहे हैं आप। अगर केयरफुली अगर आप टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, वो कहता है डेरिडा जो है ये बात करता है, if you read text really carefully, you will find that there are details there and they may be hidden away. वो कहते हैं ऐसी डिटेल्स होंगी, मिलेंगी आपको टेक्स्ट के अंदर जो कि छुपा दी गई हैं, जो कि they have been hidden away by maybe critics, maybe the writer himself, or maybe the readers. They may be tucked away to hide in a quiet place. अब tucked away का क्या मतलब है? To hide in a quiet place where very few people go. तो कहते हैं they may be tucked away, कि वो कहीं ऐसी जगह छुपा दी जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। मसलन एंड नोट्स में कोई बात दे दी, वहाँ पे कोई डिटेल दे दी, तो आपने उस डिटेल को पढ़ा ही नहीं, आप सिर्फ मेन टेक्स्ट के ऊपर हैं, आप हर टेक्स्ट का जो डिटेल्स लिखी हुई हैं आप जाके एंड नोट्स में नहीं पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे हो या कहीं और हो। इन पैरेंथेसिस वो कहता है कि कहीं पे ब्रैकेट्स के अंदर, बिटवीन ब्रैकेट्स, और इन अ footnote or an obscure text, perhaps a short essay that has not received much philosophical attention. वो कहता है कहीं भी हो सकती है वो एक्सप्लेनेशन, वो डिटेल हो सकता है फुटनोट में हो, किसी ऐसी टेक्स्ट में obscure, धुंधली, या जो बहुत क्लियर ना हो, ऐसी टेक्स्ट में आपको कहीं मिल जाए जिस टेक्स्ट को अभी तक लोगों ने अहमियत नहीं दी, उसको फिलोसॉफिकल अटेंशन नहीं मिली उस टेक्स्ट को, तो हो सकता है वो कहता है कि कहीं आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीनिंग उस जगह पे मिल जाए किसी ऑब्सक्योर राइटर में, जो कि जिसको लोग जानते ही नहीं, उसकी राइटिंग में। जैसे डेरिडा को बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, जब वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी गया तो
तो वो किसी और की जगह पे गया था और लोग फिर बाद में उससे इम्प्रेस हो गए। तो कहता है इसी तरह से किसी और राइटर की भी चीज़ निकल सकती है जो कि आपने जिसकी तरफ तवज्जो नहीं की हो। Derrida argues that that is the place to look. वो कहता है, डेरिडा कहता है ऐसी ऐसी जगहों पे भी आपको मीनिंग्स को फाइंड आउट करना चाहिए या ट्राई करना चाहिए मीनिंग्स फाइंड आउट करने की. He is not questioning the idea that there are important classic philosophical texts or literary texts. He argues that the way we read those classics tends to be the way we understand them. तो कहता है कि he's not questioning the idea that there are important classic philosophical texts or literary texts. वो कहता है कि ये बात नहीं कर रहा वो कि important philosophical texts हैं या literary texts हैं. But he argues that the way we read those classics tends to be that we understand them. Means to read with less than due or full understanding, appreciation or alertness. वो कहते हैं कि हम उनको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किसी टेक्स्ट को जो है जितना उसके लिए ज़रूरी है टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ड्यू है, जितनी अंडरस्टैंडिंग उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना आपको पढ़ना चाहिए, या एप्रिसिएशन जितनी उसकी एप्रिसिएशन ड्यू थी या अलर्टनेस ड्यू थी, तो आप उसके मुताबिक उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं. We read them in accordance with a set of priorities and taken for granted assumptions, which is exactly what we should be questioning. वो कहता है कि हम पहली प्रायोरिटीज़ जहन में रखते हुए चीज़ों को पढ़ते हैं, assumptions कायम की हुई होती हैं हमने, और हम टेक्स्ट को जब पढ़ते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों के मुताबिक पढ़ते हैं, which is exactly what we should be questioning. वो कहता है कि इसी चीज़ को हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि हम प्रायोरिटीज़ को अपनी assumptions को जो हमने लगाई हुई हैं उनको जहन में रखते हुए टेक्स्ट को पढ़े नहीं, हम ना पढ़ें. प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं? बहुत सारे लोगों की रिलीजियस प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो रिलीजियस प्रायोरिटीज़ को जहन में रखते हुए ही वो टेक्स्ट को पढ़ते हैं. बहुत सारे लोगों की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो रिलीजन से हट के भी होती हैं, यानी कि वो बस एथियस्ट्स होते हैं तो वो एथियस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पसंद करेंगे चीज़ों को. बाद साइंटिस्ट्स हैं या डॉक्टर्स हैं तो वो डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पसंद करेंगे चीज़ों को. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप किस फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप कैन यू रियली गेट रिड ऑफ दोज प्रायोरिटीज़. अब एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा है तो उसके माइंड में जो जून का कॉन्सेप्ट है वो गर्म नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जून में सर्दी होती है, तो उसकी प्रायोरिटीज़ जो होंगी वो इस हेमिस्फीयर में ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट अनटिल ही कम्स एंड लिव्स हियर, कि जून में गर्मी हो रही है, और जिस जगह पे गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों टाइम जो जिनको गर्मियाँ कहते हैं दोनों टाइम ही ठंडे रहते हैं, पोलर एरियाज़ पे जिस तरह आप चले जाएँ तो वहाँ गर्मी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा. तो प्रायोरिटीज़ जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, आप किस वे में किस एंगल में चीज़ों को देख रहे हैं. If we make a point of looking at details that might appear quite minor, quite incidental or trivial, then we may well find that those are the details that contain the most disturbing, unsettling, the most counter-canonical implications. वो कहता है कि अगर हम एक पॉइंट जो है बना लें कि हम डिटेल्स की तरफ देखें जो कि हमें बहुत माइनर लगती हैं, कोई ऐसी डिटेल्स हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगी, उनको अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत ट्रिवियल, बहुत छोटी लगेंगी वो डिटेल्स, तो कहता है कि ऑर्डिनरी लगेंगी. देन वी मे वेल फाइंड दैट दोज आर द डिटेल्स that contain the most disturbing, unsettling, the most counter-canonical implications. तो कहता है कि बहुत disturbing किस्म की होंगी और canonical literature जो है जो authentic या जिसको माना गया है उससे बिल्कुल हट के होंगी वो चीज़ें, unsettling होंगी. तो आप हर चीज़ की तरफ नज़र करें, in other words कि आप किसी चीज़ को मिस ना करें, you cannot miss the bits out. अब आगे चलते हैं तो वो कहता है कि Lévi-Strauss was a very important anthropologist, जो कल्चर्स की स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल कल्चर की स्टडी करते हैं, किसी सोसाइटी की जो स्टडी करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, who basically applies the concept of socio-structural linguistics to anthropology. तो कहता है socio-structural linguistics को anthropology पे उसने अप्लाई किया. His basic idea was that if you are doing
anthropology, you have to copy or deal effectively with something difficult with this extraordinary range of material. You would be speaking about myths. वो कहता है कि अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको जो है वो कॉपी करनी पड़ेगी या उनको इफेक्टिवली डील करना पड़ेगा जो मटेरियल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज ऑफ मटेरियल जो है, जो बहुत ज़्यादा मटेरियल है, जो कि आपकी सोच से भी बाहर है, उतने मटेरियल के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा. यू विल बी स्पीकिंग अबाउट मिथ्स. वो कहता है आपको मिथोलॉजी जो है उस कंट्री की, उस इलाके की, उसको आपको जहन में रखना पड़ेगा. रिचुअल्स, जो उनके जो रसूम रिवाज हैं, जो जिस तरह से कोई परफॉर्मेंसेस हैं उनकी, से फॉर एग्जांपल रिलीजियस रिचुअल्स हैं या कोई भी हैं, उनको भी जहन में रखना पड़ेगा. सो कॉल्ड प्रिमिटिव कल्चर्स, और उनके जो एंशिएंट कल्चर्स रहे हैं उनको भी आपको जहन में रखना पड़ेगा. नैरेटिव फॉर्म्स, और जो उनकी राइटिंग टेक्निक्स हैं, फॉर्म्स हैं, उनको भी आपको जहन में रखना पड़ेगा. किनशिप सिस्टम्स, उनके जो रिश्तेदारियाँ हैं उनको. मैरिटल कस्टम्स, उनकी जो शादी वगैरह की रसूमात हैं, उनके जो रिवाज हैं उनको, उनकी कुकिंग सिस्टम्स को. इसी तरह से द वेरियस फॉर्म्स दैट द incest taboo prohibited or restricted by social custom or religion has taken in different cultures. तो कहते हैं टैबूज क्या हैं, उनके इंसेस्टियस बिहेवियर्स क्या क्या हैं, किस चीज़ को वो रिलीजियसली राइट मानते हैं और किस चीज़ को रॉन्ग मानते हैं. जिस तरह से कदीम मिस्र जो था, हज़रत ईसा से 50 साल कबल जूलियस सीज़र हुकूमत कर रहा था रोम पे, तो रोम की हुकूमत जो थी वो इजिप्ट पे, मिस्र पे भी थी. तो वहाँ पे उस वक्त तक भी बहन और भाई की शादी जो है उसका रिवाज था. किंग्स जो थे वो अपनी बहनों से शादियाँ करते थे, फ़ेरोज़, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट एक ये भी था कि फ़ेरो जो है वो एक रॉयल ब्लड होता है, तो वो आम ऑर्डिनरी लोगों में मिक्सअप नहीं हो सकता वो ब्लड. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो किंग्स जो थे फ़ेरोज़, तो ये जूलियस सीज़र में भी जो है ये पॉइंट जो है कि वो जो उसकी जो क्लियोपैट्रा है, क्लियोपैट्रा द क्वीन, तो जूलियस सीज़र की जो हिस्ट्री है तो उसमें वो उसने कहा कि तुम जो है अपने भाई से शादी कर सकती हो. भाई उसका बहुत छोटा होता है. तो उन सिस्टम्स को भी आपको जहन में रखना पड़ता है. Strauss asks very important questions. How can we reduce it to order? वो कहता है इतनी सारी चीज़ों को हम कैसे एक ऑर्डर में, कैसे एक तरतीब में लेके आ सकते हैं. मसलन मिथोलॉजी भी है, उसमें रिचुअल्स भी हैं, प्रिमिटिव कल्चर्स भी हैं, जो उसके पुराने कल्चर्स गुजर चुके हैं, कल्चर्स भी चेंज हो जाते हैं. जिस तरह से आप देख लें कि चाइना का कल्चर पहले बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट हो गया. इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अभी तक रिटेन रह गया है कि पुराना जो कल्चर चल रहा था, धोती का रिवाज है जो भी, वो अभी तक भी चल रहा है, मगर नए कल्चर ने भी जगह ले ली जो कि इंग्लिश कल्चर आया, तो पैंट्स वगैरह का और उनका रिवाज भी आ गया. तो कल्चर्स जो है चेंज हो जाते हैं, तो प्रिमिटिव कल्चर्स की भी तरफ तवज्जो दी जाती है. तो ये सारी चीज़ें जो है इनको एक रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं एक ऑर्डर में. हाउ कैन वी cope with it? How can we reduce it to some kind of manageable framework of all concepts? कहते हैं his answer is structuralism. तो structuralism में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. structure of the society, myths भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा उसमें. Structuralism enables us at last to be truly interdisciplinary. वो कहता है कि तमाम डिसिप्लिन्स को ये टच करता है किसी भी तरह से. Up till then, at John Hopkins University, disciplines had occasionally had friendly exchanges of ideas and methods once in a while, but it had never been on systematic basis. तो वो कहता है कि सिस्टमेटिक बेसिस नहीं थी. स्ट्रक्चरलिज्म जो था उस वक्त जब तक नहीं आया था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, तो कहता है जब तक ये चीज़ें नहीं हुई थी, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, तो डिसिप्लिन्स जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स थे तो उनको कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं किया जाता था, और बहुत ही कम, अगर होता भी था तो बहुत कम होता था. एट लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोसोरियन लिंग्विस्टिक्स, on the basis of those boundary distinctions, neutrally interdisciplinary works. So Levi-Strauss says that if you examine the great mass of the world, if you take two narratives, an ancient narrative such as Oedipus Rex and
then look at the modern popular fiction, a 19th century novel from any other culture. वो कहता है कि अगर आप दो नैरेटिव्स उठा लें फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, एक पुराना एंशियंट नैरेटिव उठा लें और एक जो है वो नया नैरेटिव उठा लें, नई राइटिंग उठा लें, you will see that beneath the surface differences, of course, they are different on the surface as they have to do with different cultural norms. वो कहता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होंगे, जो उनके कुछ ना कुछ डिफरेंसेस उनमें मौजूद होंगे कल्चर्स के या उसके, मगर वो कहता है beneath that, उसके नीचे जो है you will find a kind of substructure. तो उनके नीचे एक सब स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. It has something to do with conflicts. वो कहता है जिसमें झगड़े होंगे. अब झगड़े हर जगह पे कॉमन आपको मिलेंगे इन डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट, जो लव का कॉन्सेप्ट है वो हर जगह पे आपको सेम मिलेगा, झगड़ों का कॉन्सेप्ट जो है वो भी सेम मिलेगा. कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ प्रायोरिटी के कौन बेहतर है इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होगा. कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ बिलीफ, कॉन्फ्लिक्ट जो है बिलीफ का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कौन बंदा किस चीज़ पे यकीन रखता है. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स जिस तरह आपको मिलते हैं, जिस तरह पैसेज टू इंडिया जो है उसके अंदर पीपल का दरख्त जो है वो ताज़िया गुजारना है, तो पीपल का दरख्त जो है उन्होंने काट दिया. तो पीपल जो है ये इंडियन जो मिथोलॉजी है या इंडियन रिलीजन उसमें बहुत मुक़द्दस समझा जाता है और उनका एक काइंड ऑफ जो है मुक़द्दस दरख्त है, और उसको जो है जब काट दिया गया तो ताज़िया गुजारना है वहाँ से मुसलमानों ने, तो उसमें फिर ये है कि उन दोनों का क्लैश जो है वहाँ पे चल पड़ा. तो प्रायोरिटीज़ का कॉन्फ्लिक्ट जो है, conflicts of religious commitment, तो ये मैं बता चुका हूँ. the conflict between different cultural priorities कि कौन बेहतर है और कौन कमतर है, कल्चर किसका बेहतर है, किसका सुपीरियर है, किसका inferior है. So in that case of ancient Greek myths, many of them depict the conflicts between the allegiance to the state and to laws, and allegiance to family and to the ties of kinship. तो कहता है कि इसी तरह से उनकी जो लोगों की एलिजेंस है, उनका जो स्टेट के साथ देना या अपनी फैमिली का साथ देना, क्लैश ऑफ वैल्यूज़ हैं. Strauss argues that if you look beneath the surface variety, then you can find these invariant structures जो कभी चेंज नहीं होते, वो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे. And this is the cultural claim of structuralism, a central claim of structuralism. तो कहता है कि ये सेंट्रल क्लेम है स्ट्रक्चरलिज्म का कि हर जगह पे जो कल्चर्स हैं, जो भी सोसाइटीज़ हैं, जो कुछ भी है उसमें एक सब स्ट्रक्चर होगा जो हर जगह पे सेम होगा. मसलन लाफ्टर का कॉन्सेप्ट, मुस्कुराने का कॉन्सेप्ट, हैप्पीनेस, मिजरी, ये हर जगह पे आपको मिलेगा. लव, हेट्रेड, ये हर जगह पे आपको मिलेगी. Derrida takes Lévi-Strauss as his central example of both the merits and at the same time the limits of structuralism. तो merits भी बताता है, साथ साथ लेवी-स्ट्रॉस के हिसाब से वो structuralism की limitations भी बताता है. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. At John Hopkins University, when Derrida came to the conference and gave his lecture, there were a lot of literary critics around who were chafing. They were frustrated by these restrictions. वो कहता है कि जो restrictions थी, तो वो कहता है कि बहुत सारे लोग जो थे वो नाखुश थे इस बात से और वो frustrated थे restrictions लगाए जाने की वजह से. They were especially frustrated because the new critics had said that criticism is not poetry, criticism is not literature, criticism is there to tell us what literary texts mean. वो कहता है कि वो बहुत सारे critics जो थे या बहुत सारे जो philosophers थे वो नाखुश थे न्यू critics से. न्यू क्रिटिसिज्म जो थी एक टेक्निक थी और फॉर्मलिज्म से मिलती जुलती थी, मगर अब वो लिटरेरी थ्योरी में ऐड नहीं की जाती. समझने के अदर नाम है फॉर्मलिज्म का, जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट इटसेल्फ को डिस्कस करते थे. मैं किसी दिन उस पर भी लेक्चर दे दूंगा. द टेक्स्ट इटसेल्फ वाज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन न्यू क्रिटिसिज्म. तो कहता है कि वो कहते थे कि जो न्यू क्रिटिक्स हैड सेड दैट क्रिटिसिज्म इज नॉट पोएट्री, क्रिटिसिज्म पोइट्री नहीं है. अब डेरिडा ने जो है अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है पोइट्री में भी लिखी हुई हैं, बहुत सारी जो उसकी राइटिंग्स हैं जो कि क्रिटिसिज्म उसने किया हुआ है या फिलोसफी या पोइट्री में. क्रिटिसिज्म इज़ नॉट लिटरेचर, क्रिटिसिज्म वो कहते थे लिटरेचर का भी पार्ट नहीं है, अब लिटरेचर नहीं है. तो कौन डिसाइड करेगा, ये मैं बता चुका हूँ. फॉर्मलिज्म का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं बता चुका हूँ कि लिटरेचर को, व्हाट इज़ लिटरेचर, उसको कैसे डिफाइन किया है टेरी गिल्टन ने. क्रिटिसिज्म इज़ देयर टू टेल अस व्हाट लिटरेरी टेक्स्ट्स मीन. वो कहता है क्रिटिसिज्म सिर्फ ये बताने के लिए है
कि लिटरेरी टेक्स्ट का मतलब क्या है. It has to be disciplined. वो कहता है कि क्रिटिसिज्म को वो कहते थे कि डिसिप्लिन्ड होना चाहिए उसको. Derrida is particularly interested in communication and miscommunication, and one of the things that philosophers find baffling and upsetting about Derrida is that Derrida will take a binary opposition. He will take a pair of terms like communication and miscommunication, and he will say we must always consider the possibility that messages will be misunderstood and misdelivered, that letters will go astray, the texts will be misinterpreted. वो कहता है कि डेरिडा इस बात पे बिलीव करता है कि कम्युनिकेशन भी होती है और मिसकम्युनिकेशन भी होती है. कोई बात आप बताना चाह रहे हैं, आप सही भी बता सकते हैं और नहीं भी बता सकते सही. एंड ही विल से दैट वी मस्ट ऑलवेज कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट मैसेजेस विल बी मिसअंडरस्टूड और मिसडिलीवर्ड. वो कहता है कि हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मैसेजेस जो हैं वो मिसअंडरस्टूड भी हो सकते हैं, गलत भी समझे जा सकते हैं, और हो सकता है कि जिसने मैसेज दिया उसने डिलीवरी सही नहीं किया हो मैसेज को. यानी कि जो आपका रीडर्स रिस्पॉन्स है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए, या जो सुनने वाला था, जो मैसेज कन्वे करने वाला था, हो सकता है कि उसने मैसेज को सही डिलीवरी ना किया हो, उसने अल्फाज भूल गया हो, क्योंकि एक लफ्ज़ जो है वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिस्कशन में. दैट लेटर्स विल गो एस्ट्रे. वो कहते हैं लेटर्स जो हैं जिस तरह किसी और एड्रेस पे पहुँचे, भटक जाएँ. द टेक्स्ट्स विल बी मिस इंटरप्रेटेड. वो कहता है इसी तरह से टेक्स्ट्स जो हैं वो मिस इंटरप्रेट भी की जा सकती हैं. Who will decide in a text if a text has been misinterpreted or not? अब ये मेरा पॉइंट है कि कौन डिसाइड करेगा कि टेक्स्ट मिस इंटरप्रेट की गई है या नहीं की गई. Who will decide? The writer himself? If the writer is long gone, dead है, या अब डेरिडा से जिस तरह हमारी मुलाकात नहीं हो सकती, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी टेक्स्ट जो है उसको इंटरप्रिटेशन उसकी सही की गई है या नहीं की गई है. That poems will have some accident befall them. वो कहता है कि पोएम्स जो हैं उनके ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाएगी, यानी कि कोई हादसाती तौर पे उनकी इंटरप्रिटेशन सही ना की जा सके. The reason he compares poems to a hedgehog is partly because hedgehogs, although they are bristly and can appear quite aggressive, are also very vulnerable. Think of the predicament of a hedgehog on the motorway. तो वो कहता है कि पोएम्स को वो हेजहॉग्स के साथ मिलाता है. हेजहॉग क्या होता है? कांटों वाला चूहा. कांटों वाले चूहे की खास आदत होती है कि वो सड़क के ऊपर आ जाता है और फिर गाड़ियाँ उसको क्रश करती हुई गुजर जाती हैं. वो कहता है कि चाहे उसके ऊपर कांटे होते हैं, आप हाथ से उठाएंगे तो वो बॉल की शक्ल में बन जाता है, गोल सा हो जाता है, तो उठाएंगे तो आपको कांटे चुभ जाएंगे उसके. तो कहता है कि चाहे वो एग्रेसिव हो सकते हैं या काट सकते हैं आपको, या वो जो है उनके ऊपर जो है वो कांटे लगे हुए होते हैं कांटोदार चूहे पे, मगर साथ ही साथ वो कहता है कि जब वो उनकी जो कंडीशन होती है, वो मोटरवे पे जब जाते हैं तो बेचारे जो है वो नीचे आ जाते हैं गाड़ियों के, क्योंकि बहुत आहिस्ता चलता है, वो तेज़ नहीं चलता. Thus there is a perpetual possibility that a poem will be misunderstood or misinterpreted in some way. वो कहता है कि इसी तरह से पॉसिबिलिटी है कि पोएम को मिसअंडरस्टूड किया जाएगा, मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा या मिस इंटरप्रेट किया जाएगा किसी भी तरीके से. Or if it is a text, it may get lost. और वो कहता है कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट गुम भी हो सकती है. बहुत सारी टेक्स्ट्स वो कहता है गुम भी हो गई थी, और कई टेक्स्ट जिस तरह जब ये आए थे चंगेज़ खान, हलाकू खान वगैरह, तो कहते हैं कि इन्होंने पूरी की पूरी लाइब्रेरीज उठा के जो है, या अरिस्टोटल के वर्क्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए. कई टेक्स्ट जो है उसकी मिसिंग है, तो इसकी वजह से जो उसका कैथारसिस का जो कॉन्सेप्ट था, जो उसकी डिफरेंट बुक्स में होगा, वो आप तक नहीं पहुंच पाया या हम तक नहीं पहुंच पाया, तो हम एजम्पशंस की बेस पे काम करते हैं कि ये इसका मतलब हो सकता है. नॉट सो कॉमन नाउअडेज, बट वो कहते हैं अब इतना कॉमन नहीं है ये चीज़, पहले होता था, बट और इफ इट इज़ अ टेक्स्ट इट मे गेट लॉस्ट. अच्छा, नॉट सो common nowadays because we keep multiple copies of electronic texts. वो कहता है अब तो मल्टीपल कॉपीज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट की. पुराने ज़माने में ऐसा होता था, but you know that there are many stories, many very sad stories about great texts that have gone missing. वो कहता है कि कई टेक्स्ट ऐसी थी जो कि अब मिसिंग हैं, जिनका पता ही नहीं है. Some of them turned up later, you know, in some obscure corner of a museum or a library. But
some have gone permanently missing. वो कहता है कुछ मिल गई कहीं ना कहीं म्यूजियम्स में इधर उधर रखी हुई, और कई जो है वो मिसिंग हैं अब तक. When Derrida reads Rousseau, he argues that the central assumption in all Rousseau's writings is that nature is primary, authentic, original, autonomous. वो कहता है कि नेचर जो है रोसू की राइटिंग में वो कहता है कि नेचर जो है वो प्राइमरी है, पहले आई है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ओरिजिनल है और ऑटोनमस है कि वो अपना जो है सब कुछ खुद चला सकती है निज़ाम. Whereas culture is something secondary, derivative and parasitical. वो कहता है कि कल्चर जो होता है, कल्चर इंसान बनाते हैं, तो वो कहता है कि वो सेकेंडरी है, सेकेंड तौर पे आया है, डेरिवेटिव है कि वो निकला है, अखज़ किया गया किसी चीज़ से, या पैरासिटिकल है कि पैरासाइट की तरह वो नेचर को चूस रहा है और नेचर का खून या नेचर को खा रहा है. Culture comes along later, it adds itself to nature. वो कहता है कि नेचर का पार्ट बन जाता है, कल्चर कहीं ना कहीं ऐड करता है अपने आप को नेचर के साथ. एंड अगेन Rousseau would say it distorts nature. तो नेचर को डिस्टॉर्ट कर देता है. आप देखें कि सैफ अल मलूक का जो कॉन्सेप्ट था, कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने सुना था लेक सैफ अल मलूक when I went there in 1999, तो मैं जब वहाँ पहली दफ़ा गया तो I was at that time 18 years old. तो मैं वहाँ पे जब गया 17-18 का था मैं, तो उस वक्त जो है मैंने जब जाके देखा, मैंने सुना हुआ था कि when we go to लेक सैफ अल मलूक, तो वहाँ पे जो एक बंदा जाए तो वो नज़र नहीं हटा सकता है लेक सैफ अल मलूक, इतनी खूबसूरत है. तो जब फर्स्ट टाइम में गया तो मुझे आइडिया था कि पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि मैंने तस्वीरों में देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा था. ऐसे आई थॉट कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है. बट व्हेन आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं बस देखता ही रह गया था उसको. इतनी खूबसूरत थी कि आई कुड नॉट इवन लुक एनीवेयर एल्स. मैं देखता ही रहा उसे बहुत देर तक, और वो कहते थे कि पैसे पूरे हो जाते हैं जब आप लेक सैफ अल मलूक को देखते हैं, तो यू कैन नॉट ऑब्वियसली थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. तो इतनी खूबसूरत थी. बट देन आफ्टरवर्ड्स मैं गया 2008 में, अगेन 2008 में मैं दोबारा गया. तो उस वक्त जो था वो उन्होंने सड़कें बना दी थी. जब हम पहली दफ़ा गए थे तो सड़कें नहीं बनी हुई थी, तो वो बहुत आवाम आई हुई थी. और उस वक्त जब लेक का जो हशर मैंने देखा कि लोगों ने पानी की बोतलें बीच में डाली हुई हैं और टिन डाले हुए हैं, और रैपर्स जो हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को खा के वहीं पर फेंके हुए हैं, और जीपें खड़ी की हुई थी इर्द गिर्द, और स्टॉल्स बना दिए थे, और उसको इतना तबाह कर चुके थे वो लेक को कि मैंने उसको यूं करके आंख उठा के देखा, और मेरे इमेजिनेशन में वही था कि वैसी ही होगी, और मैं आई वुड लव टू वॉच दैट पर्टिकुलर सीन जो भी था वो. तो मैं देखा और उसके बाद मैंने आंखें फ़ौरन नीचे कर ली, एंड आई डिडंट लुक एट इट अगेन. मैं दोबारा देख नहीं पाया उसको. इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय पीपल. जिसने वो दोनों कंपैरिजन्स में जाके देखा हुआ है पहली दफ़ा और सेकंड टाइम, तो वो मेरी बात से एग्री करेगा. तो it has been destroyed by us, by humans. It was such a beautiful place. और उसमें बोटिंग शुरू कर दी. उस वक्त बोटिंग भी नहीं होती थी जब मैं गया था फर्स्ट टाइम. तो ये कहता है कि, and again Rousseau would say it distorts nature, it changes, उसको तोड़ मोड़ देता है नेचर को, makes nature decadent. वो कहता है कि मॉरल कल्चरल डिक्लाइन की सेंस में जो है वो ले रहा है कि वो मॉरल और कल्चरल डिक्लाइन आ जाता है नेचर के अंदर. फिर आगे चलते हैं, ये बस कंप्लीट होने वाला है. फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ आफ्टर रीडिंग डेरिडा's वर्क्स वाज अनएक्सपेक्टेडनेस एंड ओरिजिनलिटी. तो कहता है कि फर्स्ट इंप्रेशन तो ये होता है डेरिडा के वर्क्स को पढ़ के कि अनएक्सपेक्टेड आपके सामने चीज़ें आती हैं और ओरिजिनलिटी का कॉन्सेप्ट आता है. Invention was originally in rhetorical tradition, the tradition of writings about rhetoric by ancient and medieval Renaissance philosophers. The rhetoric was a stock of figures of speech, figures of thought. ये आप छोड़ दें, मेरे ख्याल से अब इसको काफ़ी है इतना, क्योंकि टाइम अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और ये अब इतना इसको डिटेल मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि जितनी जगह है वो टाइम पूरा होने वाला है उसका, और फिर वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा लेक्चर. तो ये आई थिंक इसको बस रहने दें, काफ़ी हो गया है, इतना बहुत है. इसको अगर आप जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएँ तो इट बी फाइन फॉर यू.
ये क्योंकि काफ़ी लंबा पैसेज था जो मैं पढ़ने जा रहा था, वो पढ़ता तो बहुत टाइम लग जाता उसमें, और अभी मेरे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए, 3 मिनट बाद ये जो ऑटोमेटिकली जो है वो लेक्चर ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो डेरिडा को आप जितना भी पढ़ते जाएंगे उसके मीनिंग्स जो हैं वो आप कभी कम्प्लीटली उसका अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। एक ही थ्योरी इतनी लंबी हो जाती है कि उसके अंदर इतने राइटर्स हैं कि आप उनको अगर पढ़ते रहें तो एक ही थ्योरी आपके लिए बहुत हो जाती है। तो डेरिडा की जो थ्योरी है ये आपको क्रिटिसिज्म में बहुत हेल्प करती है, चाहे आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, या अपनी राइटिंग कोई कर रहे हैं, तो सबके ऊपर डेरिडियन टेक्स्ट जो है वो अप्लाई हो सकती है। इवन डेरिडा की टेक्स्ट के ऊपर भी डेरिडियन जो है ये डिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट ये अप्लाई हो सकता है। और डेरिडा के अपने मीनिंग्स खुद जान सकता है, इट्स इम्पॉसिबल कि कोई भी मीनिंग जाने, कम्प्लीटली मीनिंग को जान सके, या जो लिख रहा है तो क्या वो खुद जानता है कि वो क्या लिख रहा है। So these are the things which you have to take into consideration when you are going to discuss Derrida or deconstruction. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा deconstruction का बहुत डिटेल्ड मैंने कोशिश की है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं in comment section below. Or please don't forget to like the videos because it will improve the rating of the channel as well. And I've already told you कि I've made this channel for fundraising. तो fundraising के लिए बनाया गया है चैनल, तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक्स दें और कमेंट्स कर दिया करें, आप लाइक्स दे दिया करें। इससे जो है चैनल की रेटिंग बढ़ जाएगी। तो ये है कि उससे थोड़ा सा ऑब्वियसली अगर फंड्स अगर इससे जनरेट होते हैं तो वो सब के सब जो हैं वो लोगों की हेल्प के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो प्लीज़ आप जो है इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप जो है वो साथ दें मेरा इसमें, और दुआ में मुझे याद रखें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल, जिसको हेल्प चाहिए, जो एकेडमीज़ या ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं करते हैं, तो दे कैन गेट द हेल्प फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।